This is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss mainly three issues. The first issue is related to China's expansionist strategy. The second issue is related to blood money of Shariat law. And the third issue is related to infrastructure in government school. So let's discuss all the issues in detail. What is blood money in Islamic law? In this article, we will discuss about blood money or diya in Islamic Shariat law. Why news? Recently, death sentence was awarded by Yemen court to a nurse from Kerala. रिसेंटली येमेन के कोर्ट ने केरला से बिलोंग करने वाली एक नर्स को अपने कंट्री के अंदर डेथ सेंटेंस अवार्ड किया है. Various debates surrounding her acquittal and repatriation, which involves monetary compensation paid to the victim's family, have brought the focus back on blood money and its implications. केरला से बिलोंग करने वाली इस नर्स के एक्विटल एंड रिपेट्रिएशन से रिलेटेड बहुत सारे डिबेट इंडिया के अंदर अभी चल रहे हैं. और ये जो डिबेट हैं ये मेनली विक्टिम्स की फैमिली को इस नर्स की तरफ से पेड की जाने वाली मॉनेटरी कंपेंसेशन से रिलेटेड है. और ये जो यहाँ पर कंपेंसेशन पेड किया जाता है इस कंट्री के अंदर, इस पेड मनी को ब्लड मनी कहा जाता है. व्हाट इज ब्लड मनी और दिया? ब्लड मनी को दिया के नाम से भी जाना जाता है. ब्लड मनी और दिया हैव रूट्स इन द इस्लामिक शरीयत लॉ एंड इज फॉलोड बाय द कंट्रीज हु फॉलो दीज लॉ इन देयर लेजिस्लेशंस. ब्लड मनी और दिया का जो रूट है वो इस्लामिक शरीयत लॉ से ये रूट होता है. और कुछ ऐसे कंट्री जहाँ पर शरीयत लॉ को उन कंट्रीज के लेजिस्लेशन के तौर पर ट्रीट किया जाता है, उन कंट्रीज में आज भी ब्लड मनी और दिया का कंसेप्ट चलता है. Under the rule of blood money or diya, an amount of valuable assets, primarily monetary, has to be paid by perpetrator of the crime to the victim or the victim's family if the latter has died. ब्लड मनी और दिया के अंडर परपेट्रेटर ऑफ द क्राइम, यानी क्राइम करने वाला जो परपेट्रेटर है उस पर्सन को विक्टिम या विक्टिम की फैमिली को कुछ वैल्यूएबल एसेट्स प्राइमरली मॉनेटरी वे में उसको पेमेंट करना होता है. स्पेशली अगर विक्टिम डेड हो जाता है तो विक्टिम की फैमिली को ये परपेट्रेटर एसेट्स के फॉर्म में या मॉनेटरी के फॉर्म में यहाँ पर कुछ पेमेंट करना होता है, जिसे ब्लड मनी या फिर दिया के नाम से जाना जाता है. द कस्टम इज प्रैक्टिसाइज्ड मेनली इन केसेस इन्वॉल्विंग अनइंटेंशनल मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड. अगर किसी पर्सन के द्वारा अनइंटेंशनल मर्डर हो जाता है तो उस केस में ब्लड मनी या दिया का कस्टम प्रैक्टिस किया जाता है. दिया इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन मर्डर केसेस वेयर इन द विक्टिम्स कैन चूज नॉट टू रिटेलिएट थ्रू क्वेसेस, अ वे ऑफ रिट्रीब्यूशन अंडर द शरिया. दिया का जो प्रैक्टिस है ये उन मर्डर केसेस में भी इन्वॉल्व किया जाता है जहाँ पर विक्टिम्स के नहीं, यानी विक्टिम्स के फैमिली मेम्बर नहीं चाहते कि रिटेलिएट थ्रू कीसस के बेस पर रिटेलिएट किए. कीसस मीन्स अ वे ऑफ रिट्रीब्यूशन अंडर द शरिया. शरिया के अंडर ये एक वे ऑफ रिट्रीब्यूशन है. एज पर लॉ द एंड गोल इज नॉट टू पुट अ प्राइस टैग ऑन ह्यूमन लाइफ बट टू एलिविएट द प्लाइट एंड सफरिंग ऑफ द अफेक्टेड फैमिली एंड दियर पोटेंशियल लॉस ऑफ इनकम. लॉ के अकॉर्डिंग जो ये दिया या फिर ब्लड मनी का कंसेप्ट है ये ह्यूमन लाइफ पर एक प्राइस टैग नहीं है, बल्कि अफेक्टेड फैमिली की प्लाइट एंड सफरिंग को एलिवेट करने के लिए दिया या ब्लड मनी गिवन किया जाता है, जो कि उस फैमिली की जो लॉस ऑफ इनकम है उसको कंपेंसेट कर सकता है. If concerned parties reconcile through blood money, the state will retain the right to impose a deterrent punishment, including penalties. अगर कंसर्न पार्टीज ब्लड मनी के लिए रिकॉन्साइल हो जाते हैं उसके बाद भी स्टेट के पास ये पावर है कि वो क्राइम करने वाले पर्सन को पनिश कर सकता है, पेनलाइज कर सकता है. Blood money is upheld in several Islamic countries with factors such as gender, religion and nationality of victim coming into play. Blood money वेरियस कंट्रीज के अंदर अभी भी अपहेल्ड है, और ये जो ब्लड मनी गिवन किया जाता है ये उन कंट्रीज के अंदर जेंडर, रिलीजन एंड नेशनलिटी के बेस पर
स्पेशली विक्टिम की जेंडर, रिलीजन और नेशनलिटी के बेस पर ये डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन सऊदी अरेबिया द ट्रैफिक रेगुलेशन स्पेसिफिकली मैंडेट पेमेंट ऑफ ब्लड मनी टू हियर्स ऑफ द विक्टिम्स हु डाई इन रोड एक्सीडेंट। सऊदी अरब के अंदर रोड एक्सीडेंट में अगर कोई पर्सन विक्टिम हो जाता है, उसके हियर्स को ब्लड मनी गिवन किया जाता है। ये मैंडेट पेमेंट होता है और ट्रैफिक रेगुलेशन के अंदर मैंडेट पेमेंट के तौर पर प्रोविजन किया गया है। इन एडिशन द परपेट्रेटर शैल बी लेबल टू अ प्रिजन टर्म। साथ में परपेट्रेटर को यहाँ पर प्रिजन टर्म भी दिया जा सकता है। व्हाट इज इंडिया स्टैंड ऑन ब्लड मनी और दिया। ब्लड मनी और दिया से रिलेटेड इंडिया का क्या स्टैंड है। प्रोविजंस फॉर द ग्रांट और रिसीविंग ऑफ ब्लड मनी आर नॉट इन इंडियाज फॉर्मल लीगल सिस्टम। ब्लड मनी और दिया को ग्रांट करना या रिसीविंग करने का प्रोविजन इंडिया के फॉर्मल लीगल सिस्टम में नहीं है। हाउएवर इन इंडिया द सिस्टम डज प्रोवाइड अ वे फॉर द एक्यूज्ड टू नेगोशिएट विद द प्रोसिक्यूशन थ्रू प्ली बार्गेनिंग। लाइक इंडिया के अंदर एक्यूज्ड पर्सन को यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए यहाँ पर प्ली बार्गेनिंग का सिस्टम इंडिया के अंदर है। इसमें जो भी विक्टिम है उस विक्टिम के लिए यहाँ पर उसके साथ कुछ बार्गेनिंग किया जा सकता है। तो द प्ले बार्गेनिंग कंसेप्ट कैन नॉट बी डायरेक्टली इक्वेटेड विद ब्लड मनी। प्ले बार्गेनिंग कंसेप्ट ब्लड मनी के साथ डायरेक्टली इसको इक्वेट नहीं किया जा सकता, बिकॉज दोनों के प्रोविजंस काफ़ी डिफरेंट है। Introduced through the Criminal Law Amendment Act 2005, plea bargaining have various limitations unlike blood money, which has a broader purview. प्ली बार्गेनिंग जो कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग इंट्रोड्यूस किया गया था, ब्लड मनी के अकॉर्डिंग इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जबकि ब्लड मनी के अंदर लिमिटेशंस उतना नहीं है जितना कि प्ली बार्गेनिंग के अंदर है। फॉर एग्जाम्पल प्ली बार्गेनिंग कैन बी टेकन अप ओनली फॉर ऑफेंसेस दैट आर पेनलाइज्ड विद imprisonment of less than 7 years। प्ली बार्गेनिंग उन्हीं ऑफेंसेस के लिए टेकन अप किया जा सकता है जिनके लिए लेस देन 7 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट पेनलाइज किया गया है। 7 ईयर या 7 ईयर से अबव इम्प्रिजनमेंट अगर होता है तो उस केस में प्ली बार्गेनिंग नहीं गिवन किया जा सकता। इट कैन नॉट बी यूज्ड इफ द एक्यूज्ड हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड फॉर अ सिमिलर ऑफेंस। अगर एक्यूज्ड पर्सन सिमिलर ऑफेंस के लिए प्रीवियसली कन्विक्टेड किया जा चुका है, प्ली बार्गेनिंग वहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। प्ली बार्गेनिंग प्रोविजन इज नॉट अवेलेबल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन एज्ड बिलो 14 ईयर्स, हीनस क्राइम्स सच एज मर्डर और रेप। कुछ स्पेशल क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन जो कि बिलो 14 ईयर्स हैं, इनके अगेंस्ट अगर कोई भी क्राइम होता है तो इस क्राइम के लिए प्ली बार्गेनिंग प्रोविजन अवेलेबल नहीं है। कुछ हीनस क्राइम सच एज मर्डर एंड रेप केस के लिए प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन अप्लाई नहीं हो सकता। However, on the line of blood money, plea bargaining may also follow for the victim to receive compensation। ब्लड मनी के साथ साथ जिस तरह से ब्लड मनी के अंदर प्रोविजन है, उसी तरह से प्ली बार्गेनिंग के अंदर भी एक सिमिलरिटी ये है कि विक्टिम्स को यहाँ पर कंपेंसेशन रिसीव करने का यहाँ पर परमिशन मिला हुआ है। जिस तरह से ब्लड मनी के अंदर विक्टिम कंपेंसेशन रिसीव करता है, उसी तरह से प्ली बार्गेनिंग के अंदर भी विक्टिम को कंपेंसेशन रिसीव करने का यहाँ पर पावर मिला हुआ है। हाउ मच इज ब्लड मनी फॉर और दिया इन इस्लाम। इस्लाम के शरीयत के अकॉर्डिंग ब्लड मनी और दिया के अंदर कितना अमाउंट यहाँ पर प्रोविजन किया गया है। द अमाउंट ऑफ दिया और ब्लड मनी इन इस्लाम वेरीज बेस्ड ऑन कंट्री लीगल इंटरप्रिटेशन एंड स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। दिया और ब्लड मनी का अमाउंट वेरियस इस्लामिक कंट्रीज के अंदर लीगल इंटरप्रिटेशन के बेस पर, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस के बेस पर यहाँ पर वरीज हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। However, according to classical Islamic law Sharia, the standard diya for an adult Muslim male is typically set at 100 camels, 200 cow, 1000 gold dinars, approximately 4.25 kg of gold इसके अंदर आता है, and 12,000 silver dinars, approximately 42.5 kg of silver। क्लासिकल इस्लामिक लॉ इनमें शरिया के अकॉर्डिंग
अडल्ट मुस्लिम मेल के लिए स्टैंडर्ड दिया जो सेट किया गया है वो कुछ इस तरह से किया गया है। 100 कैमल्स उसको गिवन करने पड़ सकते हैं, या फिर 200 काउ इसको गिवन करना पड़ सकता है। 1000 गोल्ड दिनार इसको गिवन करना पड़ सकता है। 1000 गोल्ड दिनार मीन्स 4.25 kg ऑफ गोल्ड एंड 12,000 सिल्वर दिनार्स दिरहम्स अप्रोक्सीमेटली 42.5 kg ऑफ सिल्वर यहाँ पर गिवन किया जा सकता है। China's expansionist policy. In this article, we will discuss about various concerns for India and South Asia related to China's expansionist policy. Why news? Recent developments along the China-India border have heightened tensions. इंडिया चाइना बॉर्डर पर रिसेंट डेवलपमेंट्स की वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में टेंशंस काफ़ी हाई हुए हैं। China's actions such as construction a dam on Brahmaputra and creating new counties in Ladakh challenging India's territorial integrity and sovereignty. चाइना के कुछ एक्शंस ने सच एज ब्रह्मपुत्र रिवर पर एक डैम कंस्ट्रक्टिंग करने का जो प्लान है एंड लद्दाख में न्यू काउंटीज क्रिएट करने का जो इसका एक्ट है, इन एक्ट्स ने इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को चैलेंज किया है। These incidents, along with China's broader regional expansionism, have raised alarm about both territorial disputes and water security in South Asia. इन इंसिडेंट के साथ साथ चाइना का जो ब्रॉडर रीजनल एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी है, इसने भी इंडिया और साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर कुछ कंसर्न्स यहाँ पर रेज किए हैं। बहुत टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड वाटर सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, बहुत सारे टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स यहाँ पर रेज हो सकते हैं और साउथ एशिया के अंदर वाटर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स यहाँ पर रेज हो सकते हैं। ट्रांसबाउंड्री वाटर इशूज एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न। ट्रांसबाउंड्री वाटर इशूज एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न क्या क्या है? चाइनीज डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। Chinese constructing a massive hydropower dam on the Yarlung Jiangbo River, which could reduce water flow to downstream countries. चाइना यारलुंग रिवर पर एक मैसिव हाइड्रो पावर डैम कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है जो कि डाउनस्ट्रीम कंट्रीज सच एज इंडिया एंड बांग्लादेश के लिए यहाँ पर वाटर फ्लो रिड्यूस हो सकता है। इट कैन थ्रेटनिंग एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया एंड बांग्लादेश। चाइना के इस डैम की वजह से इंडिया और बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के अंदर एग्रीकल्चरल, फिशरीज एंड बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे थ्रेट यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। Strategic concern. The potential for geopolitical tension due to dams, water release, and devastating floods during monsoon seasons present significant strategic concern for India. इंडिया के लिए कुछ significant strategic concern है बिकॉज चाइना के इन एक्ट्स की वजह से इस डैम के थ्रू कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस यहाँ पर रेज हो सकते हैं बिकॉज मानसून सीजन में फ्लड की सिचुएशन जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट के अंदर देखा जाता है, ये डिवास्टेड हो सकती है। इंडियन रिस्पॉन्स. इंडिया इज कंस्ट्रक्टिंग इट्स ओन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड कंस्ट्रक्टिंग रिजर्वर्स इन अरुणाचल प्रदेश टू काउंटर पोटेंशियल वाटर शॉर्टेज एंड मिटिगेट रिस्क कोज्ड बाय द चाइनीज डैम. इंडिया भी अरुणाचल प्रदेश में कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा है और साथ में कुछ रिजर्वर्स यहाँ पर डेवलप कर रहा है सो दैट वाटर की शॉर्टेज को या फिर फ्लडिंग जैसी सिचुएशन दोनों को यहाँ पर सॉल्व किया सके और चाइनीज डैम के थ्रू जो रिस्क पोज किए जा सकते हैं इन फ्यूचर उनको मिटिगेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पर टेकिंग किए हैं. बॉर्डर डिस्प्यूट एंड कार्टोग्राफिक एग्रेशन. इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट एक लॉन्ग डिस्प्यूट रहा है और कार्टोग्राफिक एग्रेशन चाइना शो कर रहा है. चाइनीज टेरिटोरियल क्लेम. China's actions such as renaming locations in Arunachal Pradesh and the creation of a new counties in Ladakh are part of its ongoing strategy of cartographic aggression to assert territorial control. चाइना अपने टेरिटोरियल कंट्रोल को असर्ट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोकेशंस का इसने रीनेमिंग किया है और लद्दाख के अंदर कुछ न्यू काउंटीज इसने क्रिएट किए हैं जो कि इसकी स्ट्रेटेजी ऑफ कार्टोग्राफी एग्रेशन का एक पार्ट है. लैक ऑफ लीगल वैलिडिटी.
Despite China's territorial assertion, international law requires effective administrative control and sovereignty, that making China's cartographic action legally unsubstantiated. बिकॉज चाइना टेरिटोरियल यहाँ पर असर्सन अपने आप को अपने यहाँ पर चाइना टेरिटोरियल असर्सन डिक्लेयर करता है, बट इंटरनेशनल लेवल पर कुछ लॉ हैं जिनको इफेक्टिव तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यहाँ पर होना चाहिए। इट मीन्स जो बॉर्डर इशूज हैं इसमें कुछ इंटरनेशनल लॉ यहाँ पर अप्लाई होते हैं। इसमें ये कंसर्न किया जाता है कि किसी कंट्री का सॉवरेनिटी का इसमें वायलेशन ना हो, किसी कंट्री की सॉवरेनिटी को डाउनग्रेड नहीं किया जाए, और इस तरह से चाइना का जो कार्टोग्राफिक एक्शंस हैं वो लीगली अनसब्सटेंशिएटेड है। कॉम्प्लिकेट्स इंडियाज एफर्ट्स टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। चाइना के इन एक्शंस की वजह से इंडिया की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए इंडिया के एफर्ट्स यहाँ पर कॉम्प्लिकेट होते हैं। China's ongoing strategy of establishing settlements in disputed regions complicate India's effort to maintain territorial integrity despite its legal sovereignty over the area. डिस्प्यूटेड रीजन में चाइना ने जिस तरह से अपना सेटलमेंट यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि इसकी एक स्ट्रेटजी का पार्ट है, इस एक्ट की वजह से इंडिया के अपने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को मेंटेन करने वाले जो एफर्ट्स हैं वो एफर्ट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेट होते हैं। साउथ एशिया बायलैटरल एंगेजमेंट विद चाइना। साउथ एशिया के चाइना के साथ क्या बायलैटरल एंगेजमेंट रहे हैं? बायलैटरल अप्रोच, साउथ इंडिया का बायलैटरल अप्रोच चाइना को लेकर क्या है? साउथ एशियन नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया एड्रेस देयर कंसर्न विद चाइना इंडिविजुअली ड्यू टू पावर इम्बैलेंस। ज़्यादातर साउथ इंडियन नेशन सच एज इंडिया चाइना के साथ अपने जो भी कंसर्न है उनको एड्रेस करने के लिए इंडिविजुअली वो एंगेज करना चाहता है, बिकॉज दोनों कंट्रीज के बीच में पावर इम्बैलेंस है। नीड फॉर रीजनल कोऑपरेशन। India, as dominant regional power in South Asia, should spearhead a collective response to China's territorial and water-related dispute to strengthen South Asia's position. इंडिया जो कि डोमिनेंट रीजनल पावर है साउथ एशिया के अंदर, इंडिया को चाइना के टेरिटोरियल एंड वाटर रिलेटेड डिस्प्यूट से फाइट करने के लिए साउथ एशिया में अपनी पोजीशन को यहाँ पर स्ट्रेंथ करना होगा इंडिया को। मल्टीलैटरल स्ट्रेटजी, a unified approach which involving regional cooperation and diplomatic engagement would enhance South Asia's capacity to counter China's assertiveness and ensure regional security. रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, चाइना के असर्टिवनेस को काउंटर करने के लिए साउथ एशियन कंट्रीज को यूनिफाइड अप्रोच की जरूरत है। इस यूनिफाइड अप्रोच के अंडर रीजनल कोऑपरेशन एंड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को इन्वॉल्व करना होगा। इसके इन्वॉल्वमेंट के बाद साउथ एशिया की कैपेसिटी का चाइना को काउंटर करने के लिए एनहांस हो सकती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन। China's growing territorial and water-related actions have raised significant concern in South Asia, particularly with India. Discuss the implication of these actions on regional security and importance of a collective response from South Asian nations to counter China's expansionism. ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया है और इस आर्टिकल से रिलेटेड है। What is the status of infrastructure development in government school according to UDISE plus report? Why news? Recently, the UDISE Plus means Unified District Information System for Education, maintained by Ministry of Education, released data on Indian school. Recently, UDISE Plus ने अपना एक रिपोर्ट रिलीज किया है। UDISE Plus मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मेंटेन किया जाता है और इसने इंडियन स्कूल से रिलेटेड डाटा अभी रिलीज किया है। Key findings of UDISE Plus 2023-24 related to infrastructure development in government school. गवर्नमेंट स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड इस रिपोर्ट के अंदर क्या की फाइंड्स हैं? नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नंबर 2 साइंस लैब फैसिलिटीज, नंबर 3 एक्सेसिबिलिटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड, नंबर 4 सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, नंबर 5 को करिकुलम एक्टिविटीज। Electricity connection. Out of total 14.71 lakh schools, 10.17 lakh schools are government run, out of which about 9.12 lakh schools have functional electricity and 1.52 lakh schools lack functional electricity.
इंडिया के अंदर टोटल 14.71 लाख स्कूल्स हैं, जिनमें से 10.17 लाख स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल है। इन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर 9.12 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी अभी है, बट इनमें से 1.52 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का लैक है। नंबर 2, साइंस लैब फैसिलिटीज। Among the total schools having secondary section, 2.86 lakh, only 1.6 lakh have science lab facility. इंडिया के अंदर सेकेंडरी लेवल के ऑल स्कूल्स सच अबाउट 2.86 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर सेकेंडरी सेक्शंस अवेलेबल है। इन स्कूल्स में से 1.6 लाख स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पर साइंस लैब फैसिलिटी है, बाकी के अंदर साइंस लैब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। Among the 1.19 lakh government secondary schools, only 50.2% schools have a science lab facility. गवर्नमेंट रन सेकेंडरी स्कूल टोटल 1.19 लाख है, बट इनमें से 50.1% स्कूल्स के अंदर ही साइंस लैब फैसिलिटी अवेलेबल है। एक्सेसिबिलिटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड। आउट ऑफ 10.17 lakh government schools, only 3.37 lakh schools have disabled friendly toilets, which account for 33.2% of schools, but only 30.6% of them are functional. इंडिया के अंदर टोटल 10.17 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में से ओनली 3.37 लाख स्कूल्स के अंदर डिसेबल्ड फ्रेंडली टॉयलेट्स हैं, जो कि 33.2% स्कूल्स हैं, बट इनमें से 30.6% टॉयलेट्स करंट में फंक्शनल हैं। नंबर 1, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 14.71 lakh schools, only 1.454 lakh schools having solar panel facilities. इंडिया के अंदर टोटल प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्कूल 14.7 लाख हैं, इनमें से 1.54 इट मीन 10.5% स्कूल के अंदर ही सोलर पैनल फैसिलिटी अवेलेबल है। इन गवर्नमेंट स्कूल आउट ऑफ 10.17 lakh स्कूल, only 89,746 हैव इंस्टॉल्ड सोलर पैनल्स। गवर्नमेंट स्कूल की अगर बात की जाए, जैसे 10.17 लाख स्कूल गवर्नमेंट है, इनमें से 89,746 स्कूल के अंदर ही सोलर पैनल इंस्टॉल्ड है। अबाउट 8.8% गवर्नमेंट स्कूल के अंदर सोलर पैनल इंस्टॉल्ड हैं। नंबर 9, को करिकुलर एक्टिविटी। आउट ऑफ 14.71 लाख टोटल स्कूल्स, only 17.5% school have co-curricular activity rooms, art and crafts, that is 2.57 lakh school. इंडिया के अंदर टोटल 14.7 लाख स्कूल में से ओनली 2.57 लाख इट मीन 17.5% स्कूल के अंदर ही को करिकुलर एक्टिविटीज रूम, आर्ट रूम, क्राफ्ट रूम अवेलेबल है। बाकी के अंदर लगभग 83% स्कूल के अंदर को करिकुलर एक्टिविटी रिलेटेड रूम, आर्ट रूम या क्राफ्ट रूम नहीं है। एनरोलमेंट ट्रेंड्स। A total of 24.8 crore students were enrolled during the 23-24 academic year, marking a consistent decline over the past 3 years. इंडिया के अंदर टोटल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट 24.8 करोड़ है, जो कि ओवर द पास्ट 3 ईयर्स एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड यहाँ पर शो कर रहा है। अबाउट UDISE प्लस, डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी इन 2018-19। UDISE प्लस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी DOSEL के द्वारा 2018-19 में इसको डेवलप किया गया था। पर्पज, सर्व एज एन ऑनलाइन पोर्टल टू कलेक्ट एंड मेंटेन डाटा रिलेटेड टू स्कूल्स, टीचर्स, एनरोलमेंट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल रिकॉग्नाइज्ड स्कूल अक्रॉस इंडिया। सभी स्कूल टीचर्स एनरोलमेंट से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना, मेंटेन करना इसका मेन पर्पज, और इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल ये सर्व करता है। और रिकॉग्नाइज स्कूल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करने का वर्क भी इसका है। डाटा कलेक्शन प्रोसेस, डाटा इज कैप्चर्ड थ्रू द डाटा कैप्चर फॉर्मेट विच इज कंपाइल्ड बाय द हेड टीचर और हेड मास्टर। डाटा कैप्चर फॉर्मेट के थ्रू कैप्चर किया जाता है। इट मीन्स DCF, जो कि स्कूल के हेड मास्टर या हेड टीचर के द्वारा कंपाइल किया जाता है।
It undergoes a three-stage verification process at block, district and state level. UDISE प्लस थ्री स्टेज वेरिफिकेशन प्रोसेस के साथ कंप्लीट होता है। फर्स्ट ब्लॉक लेवल, सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड थर्ड स्टेट लेवल। फाइनल सर्टिफिकेशन इज प्रोवाइडेड बाय स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर (SPD). फाइनल सर्टिफिकेशन SPD के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। सिग्निफिकेंस: UDISE Plus is only most trusted and pan-India database for school education in country. कंट्री में स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड मोस्ट ट्रस्टेड एंड पैन इंडिया डाटाबेस ओनली UDISE प्लस के पास ही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।